से जाति आधारित जनगणना और ओबीसी की जाति आधारित जनगणना का मुद्दा वामसेप के द्वारा, भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के द्वारा लगातार उठाया जा रहा है। एक लंबे समय से, लगभग अगर पिछले एक दशक की बात किया जाए तो वामसेप और भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में इस मुद्दे को पूरे देश में उठाया गया और इसको लेकर लगातार राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के द्वारा आंदोलन किए जा रहे हैं, यात्राएं चलाई जा रही हैं, धरना किया जा रहा है, प्रदर्शन किया जा रहा है, प्रदर्शन रैलियां निकाली जा रही हैं और 2 बार भारत बंद का आह्वान भी इस मुद्दे पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के द्वारा किया गया है। एक लंबे समय से इस लड़ाई को हम लोग लड़ने का काम कर रहे हैं, जिसका नतीजा ये हुआ कि आज समाज में जाति आधारित जनगणना और ओबीसी की जाति आधारित जनगणना और ओबीसी को संख्या के अनुपात में हिस्सा मिलना चाहिए, इस बात को लेकर के चेतना और जागृति में काफ़ी बढ़ोतरी हुई और इस बढ़ोतरी का ये नतीजा है कि आज एक तरफ जहां विपक्ष जाति आधारित जनगणना, ओबीसी की जाति आधारित जनगणना के मुद्दे को उठाने का काम कर रहा है, वहीं सत्ता पक्ष के द्वारा भी इस पर लीपापोती करने की कोशिश की जा रही है या इसको दबाने का काम या इसको डाइवर्ट करने का या इसको गलत दिशा में ले जाने की कोशिश दिखाई दे रही है। अभी संसद में बजट सत्र चल रहा है और बजट सत्र में लगातार सरकार और विपक्ष में नोक-झोंक हो रही है। विपक्ष के जो नेता हैं माननीय राहुल गांधी जी के द्वारा जाति आधारित जनगणना का प्रश्न उठाया गया तो भारतीय जनता पार्टी के अनुराग ठाकुर के द्वारा राहुल गांधी को कटाक्ष करते हुए, राहुल गांधी का नाम लिए बगैर उनकी तरफ इशारा करते हुए ये कहा गया कि जिनकी जाति का ही पता नहीं है वो जाति आधारित जनगणना की बात कर रहे हैं। इस पर अखिलेश यादव जी खड़े हो गए और अखिलेश यादव जी ने अपना गुस्सा जाहिर किया कि आप किसी की जाति कैसे पूछ सकते हैं। जाति जनगणना एक सवाल है जो सबके साथ न्याय का सवाल है। जाति जनगणना एक सवाल है कि भारत एक जाति प्रधान देश है, भारत एक कृषि प्रधान देश है, ऐसा किताबों में पढ़ाया जाता है। भारत में सभी लोग कृषि नहीं करते हैं, लेकिन भारत के सभी लोग किसी न किसी जाति से आते हैं, तो भारत एक कृषि प्रधान देश है। ये जितना सही है, इससे ज़्यादा सही बात यह है कि भारत एक जाति प्रधान देश है, हर व्यक्ति की कोई ना कोई जाति है। तो ये जो जाति है और जाति के आधार पर आदमी आगे है, जाति के आधार पर आदमी पीछे है, जाति के आधार पर ही समाज में आदमी का स्टेटस तय होता है, जाति के आधार पर ही समाज में आदमी को मान सम्मान मिलता है। तो ये जो जाति का मामला है, ये जाति का मामला हर व्यक्ति से जुड़ा हुआ मामला है। और देश में अगर आप देश के गाँव का दौरा करो, कस्बों का दौरा करो, तो आपको पता चलेगा कि ये इस जाति का गांव है, ये इस जाति का मोहल्ला है, ये इस जाति के लोग यहाँ रहते हैं। और आप देखेंगे कि जिस जाति का गांव मोहल्ला है उसके आधार पर ही अगर आप वहाँ का विकास देखेंगे तो भी आपको उसमें अंतर दिखाई देगा। अगर आप समाज में चौक चौराहे पर अलग अलग जाति के लोगों के मान सम्मान का स्तर देखेंगे तो उसमें भी आपको दिखाई देगा कि कोई ऊंची जाति के आदमी का जो मान सम्मान है उसी प्रकार का मान सम्मान जिनको नीच घोषित किया गया उनको उस प्रकार का मान सम्मान आज भी, भले हम आज़ादी का अमृत उत्सव मना रहे हैं, भले ही हम आज़ादी के 75-77 साल होने के बाद भी आज हम ये कह रहे हैं कि हम एक आज़ाद देश में रह रहे हैं, लेकिन आज भी जाति हकीकत है। अगर जाति हकीकत है और जाति के नाम पर लोगों को पिछाड़ा गया है तो जाति आधारित जनगणना क्यों नहीं होनी चाहिए। और अगर जाति आधारित जनगणना होती है तो ये बात खुलकर सामने आ जाएगी, ये बात सबके सामने आ जाएगी कौन सी जाति के लोगों को आज़ादी के 77 साल में फ़ायदा हुआ और कौन कौन सी जाति के लोग हैं जिनको आज़ादी के 77 साल में देश के साधनों संसाधनों में मौका नहीं मिला, कौन से लोग हैं जिनको राष्ट्र की मुख्य धारा में आने से
वंचित रखा गया है और जो लोग वंचित रह गए हैं उनके लिए विशेष योजना बना करके सरकार उनको राष्ट्र की मुख्य धारा में लाने का काम कर सकती है और संख्या के अनुपात में उनको सभी क्षेत्रों में हिस्सेदारी सुनिश्चित कर सकती है। तो ये जो जाति आधारित जनगणना का मुद्दा है, ये एक न्याय करने का मुद्दा है और ये सबके साथ न्याय होने का मुद्दा है। तो इसलिए ये मुद्दा देश में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बजट सत्र चल रहा है, बजट में तमाम प्रकार की बहस हो रही है, लेकिन ओबीसी को बजट में कुछ नहीं मिला। जिस प्रकार का झुंझुना पहले ओबीसी को मिलता रहा है, उसी प्रकार का झुंझुना एक बार फिर ओबीसी को मिला है और बजट में ओबीसी के विकास के लिए कुछ नहीं मिला है। एक लंबे समय से, जब से देश आज़ाद हुआ है, पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री बने, उसके पहले जाति आधारित जनगणना अंग्रेज करते थे, लेकिन अंग्रेजों के जाने के बाद जब पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री 1946 में अंतरिम सरकार के बने और 1951 में आम जनगणना होनी थी, तो 1951 की जनगणना में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जाति आधारित जनगणना को रोकने का काम किया। पंडित नेहरू 1951 में भी प्रधानमंत्री थे, 1961 में भी प्रधानमंत्री थे और दोनों बार उन्होंने जाति आधारित जनगणना रोकने का काम किया। 1971 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी देश की प्रधानमंत्री थी और श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने जाति आधारित जनगणना और ओबीसी की जाति आधारित जनगणना को रोकने का काम किया। 1981 में फिर श्रीमती इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी और उन्होंने फिर रोकने का काम किया। 1991 में पीवी नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री थे और उन्होंने फिर जाति आधारित जनगणना को रोकने का काम किया। कांग्रेस के प्रधानमंत्रियों ने लगातार जाति आधारित जनगणना और ओबीसी की जाति आधारित जनगणना को रोकने का काम किया। वहीं 2001 में जब सत्ता परिवर्तन हुआ और कांग्रेस पार्टी सत्ता से चली गई थी और 2001 में जब जनगणना का समय आया, उस समय भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सत्ता में थी और अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री थे। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी जाति आधारित जनगणना को रोकने का काम किया, संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी नहीं देने का काम किया। तो ये लगातार, चाहे कांग्रेस की गवर्नमेंट रही हो, चाहे बीजेपी की गवर्नमेंट रही हो, जाति आधारित जनगणना के खिलाफ रही है। 2011 में जब भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा ये मुद्दा उठाया गया और देश में बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट के नेताओं के द्वारा देश की पार्लियामेंट को जब बंद करने का काम किया गया, तो दबाव में आई कांग्रेस सरकार ने जाति आधारित जनगणना कराने के बजाय सोशियो इकोनॉमिक सर्वे कराया। 2011 में ये सर्वे कराया, 2011 के बाद 2012 था, 2012 के बाद 2013 था और 2013 के बाद 2014 के चुनाव के पहले तक का समय था। अगर कांग्रेस गवर्नमेंट चाहती तो जो सोशियो इकोनॉमिक सर्वे कराए, जिसको लेकर राहुल गांधी जी बार बार ये कहते हैं कि हमारी सरकार ने जाति आधारित जनगणना कराया था, राहुल जी झूठ बोलते हैं, जाति आधारित जनगणना नहीं कराया था बल्कि सोशियो इकोनॉमिक सर्वे कराया था। और जो सोशियो इकोनॉमिक सर्वे कराया था उसकी रिपोर्ट 2011 में अगर कराया था 2012 में घोषित कर सकते थे, 2013 में घोषित कर सकते थे और 2014 चुनाव के पहले घोषित कर सकते थे। अगर कांग्रेस पार्टी की नीयत साफ होती तो जरूर वो घोषित करते, लेकिन उन्होंने भी घोषित नहीं किया। अब राहुल जी कहते हैं कि हमारी सरकार ने कराया था, मगर भाजपा सरकार घोषित नहीं कर रही है। तो ये जो नूरा कुश्ती चल रही है, ये दिखाने के लिए चल रही है, ओबीसी के वोट को लूटने के लिए एक षड्यंत्र चल रहा है। एक तरफ जहां राहुल गांधी जी बार बार ओबीसी का मुद्दा उठाने का काम कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आरएसएस बीजेपी के द्वारा नरेंद्र मोदी को सामने किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि देश के प्रधानमंत्री ही ओबीसी, हमने एक ओबीसी व्यक्ति को देश का प्रधानमंत्री बनाया। अब ये जो नूरा कुश्ती चल रही है, इस नूरा कुश्ती में ओबीसी समाज के लोगों को अपनी अपनी तरफ खींचने की कोशिश चल रही है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, क्या कांग्रेस हमारे मुद्दों के लिए ईमानदार है या बीजेपी हमारे मुद्दों के लिए ईमानदार है? जब हम इसका इतिहास देखते हैं तो चाहे कालेलकर कमीशन का मामला हो, चाहे मंडल कमीशन का मामला हो, लगातार कांग्रेस हमारे खिलाफ है। अगर हम बीजेपी का इतिहास देखते हैं तो जब जब ओबीसी के हक अधिकार के मुद्दे खड़े हुए तो आरएसएस बीजेपी के लोगों ने लगातार धार्मिक मुद्दों में ओबीसी को उलझाने की कोशिश किया और धार्मिक मुद्दों को खड़ा करके ओबीसी को डाइवर्ट करने का काम, ओबीसी को गुमराह करने का काम किया।
92 में जब मंडल कमीशन का फैसला आया तो 20 दिन के अंदर बाबरी मस्जिद गिरवाने का काम आरएसएस बीजेपी के द्वारा किया गया ताकि मंडल कमीशन के मुद्दे को दबाया जा सके। और अब जब मंदिर बन रहा है तो मंदिर में एक भी ओबीसी को मंदिर के ट्रस्ट में नहीं रखने का काम किया। तो इससे ये बात साबित होती है कि ओबीसी को हक अधिकार से वंचित करने के लिए चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, दोनों बराबर ही साजिश करती रही है। अभी पिछले दिनों जब जाति आधारित जनगणना का मुद्दा, ओबीसी की संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी का मुद्दा, संविधान, लोकतंत्र और आरक्षण का मुद्दा खड़ा हुआ तो देश में आरएसएस बीजेपी के द्वारा 3 तलाक का मुद्दा, 370 का मुद्दा और काशी मथुरा का मुद्दा और राम मंदिर बनाने का मुद्दा, ऐसे तमाम मुद्दे खड़े किए गए, लव जिहाद का मुद्दा, ऐसे तमाम हिंदू मुसलमान के मुद्दे खड़े किए गए। तो ये नूरा कुश्ती किस बात की है? ये नूरा कुश्ती इस बात की है कि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में लोगों के वोट हैं और इसमें जो ओबीसी समाज है इसका वोट बहुत ज़्यादा है। तो अगर ओबीसी समाज का वोट चाहिए तो एक ब्राह्मणों की पार्टी ये कह रही है कि हम हिंदू के नाम पर ओबीसी का वोट लूटने का काम करेंगे। दूसरी ब्राह्मणों की पार्टी जो कांग्रेस है वो ये कह रही है कि हम ओबीसी के मुद्दे तो उठाएंगे, हम ओबीसी के मुद्दे के आधार पर बात तो करेंगे क्योंकि अब ओबीसी के अंदर इन मुद्दों पर चेतना आई है, लेकिन ओबीसी के हक अधिकार के लिए काम नहीं करेंगे। क्योंकि अगर काम करना होता तो कई राज्यों में कांग्रेस की सरकारें थी, तो अगर अभी भी कांग्रेस की नीयत बदल गई होती तो जिस प्रकार से बिहार में गणना हुई, जाति आधारित गणना हुई और जाति आधारित गणना करके सबका आरक्षण बढ़ाया गया, हालांकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा उस पर रोक हाई कोर्ट के द्वारा उस पर रोक लगाया गया और सुप्रीम कोर्ट में वो रोक लगातार जारी रखी गई है, अभी उस पर सुनवाई होनी है। तो ये ओबीसी के साथ लगातार अन्याय हो रहा है। उस प्रकार का उसी के तर्ज पर, बिहार के तर्ज पर जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार थी वहाँ रिजर्वेशन दे सकती थी और ओबीसी SC ST का रिजर्वेशन को बढ़ा सकती थी। अगर केंद्र सरकार इस बात के लिए ईमानदार होती तो आज तो नीतीश कुमार की बिहार और चंद्रबाबू नायडू की बैसाखी पर सेंट्रल गवर्नमेंट चल रही है। तो अगर बीजेपी सरकार इस बात को लेकर ईमानदार होती तो जिस प्रकार से बिहार में आरक्षण का मामला, आरक्षण का पेच फंसा हुआ है, तो उसको लेकर के बिहार आरक्षण को केंद्र सरकार 9वीं अनुसूची में डालने का काम करती और न्यायिक हस्तक्षेप से मुक्त कराने का काम कर देती। लेकिन ये केवल वोट लेने का मामला है, ये ओबीसी को उनके हक अधिकार देने का मामला नहीं है। इस बात को ओबीसी को जानने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है और ब्राह्मणवादी पार्टियों से सतर्क रहने की ज़रूरत है कि ये नूरा कुश्ती केवल दिखाने की नूरा कुश्ती है। जब कांग्रेस सत्ता में थी तो कांग्रेस ने महिला आरक्षण बिल बनाया तो ओबीसी को आरक्षण नहीं दिया। जब शरद यादव जैसे लोग जब इस पर सवाल उठाए कि कोटे के अंदर कोटा होना चाहिए, ओबीसी को भी महिला आरक्षण के अंदर ओबीसी महिलाओं को भी आरक्षण मिलना चाहिए, तो उस समय वीरप्पा मोइली जो कानून मंत्री थे उनके द्वारा कहा गया कि ओबीसी की गिनती नहीं है इसलिए ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता। गिनती भी कांग्रेस ने नहीं किया और गिनती नहीं है इसलिए रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता, इसलिए कांग्रेस ने अपने बिल में ओबीसी महिलाओं को रिजर्वेशन नहीं दिया। बाद में उसी बिल को बीजेपी ने पार्लियामेंट में लाया तो बीजेपी ने भी ओबीसी महिलाओं को रिजर्वेशन देने का काम नहीं किया। ओबीसी को क्रीमी लेयर का नियम बदल करके तमाम प्रकार से ओबीसी के बच्चों को उनके हक अधिकार से वंचित करने का षड्यंत्र केंद्र सरकार द्वारा लगातार किया जा रहा है। स्कॉलरशिप को लेकर बड़ा सवाल है, ओबीसी की स्कॉलरशिप बहुत कम हो गई है या ये कहा जाए कि लगभग बंद हो गई है। अभी उत्तर प्रदेश में पिछले दिनों 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला था जिसमें ओबीसी SC ST के साथ में बड़ा अन्याय हुआ। अभी मेडिकल कॉलेजों का मामला उठा जिसमें ये कहा गया कि जो लोग हैं वो सुटेबल नहीं हैं। तो इस प्रकार की जो तमाम बातें हैं ये बातें ये प्रमाणित करती है कि देश में चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो वो लगातार ओबीसी के हक अधिकारों के खिलाफ रही है, SC ST के हक अधिकारों के खिलाफ रही है, इसलिए उनके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता और वो हमारे हक अधिकार की लड़ाई को नहीं लड़ सकते। वो लड़ने का ढोंग कर सकते हैं और लड़ने का ढोंग करके हम लोगों का हक अधिकार ले सकते हैं। अब सवाल ये खड़ा होता है कि ये ढोंग कांग्रेस के द्वारा क्यों किया जा रहा है? ये ढोंग इसलिए किया जा रहा है कि आरएसएस बीजेपी के द्वारा
हिंदुत्व के नाम पर जो मुद्दा उछाला जा रहा है और उसके आधार पर जो ओबीसी वोटों का ध्रुवीकरण किया जा रहा है, अगर उस ध्रुवीकरण को तोड़ना है और अपनी तरफ ओबीसी वोटों को लाना है तो उसके लिए ओबीसी के मुद्दे को उठाना पड़ेगा। इसलिए कांग्रेस के द्वारा ओबीसी के मुद्दे को वोट बैंक के रूप में उठाने की कोशिश की जा रही है ताकि ओबीसी का वोट लिया जा सके। लेकिन इसके पीछे ओबीसी को न्याय दिलाने की, ओबीसी के साथ इंसाफ करने की कोई इच्छा शक्ति नहीं दिखाई दे रही है। तो इसलिए ओबीसी के लोगों को इन बातों से सतर्क होने की ज़रूरत है और सतर्क होकर अपने हक अधिकार की लड़ाई को, अपने हक अधिकार के आंदोलन को मजबूत करने की ज़रूरत है। खुली आंखों से चीज़ों को देखने की ज़रूरत है और देश में यदि ओबीसी 52% से ज़्यादा है, SC ST और माइनॉरिटी को मिला लिया जाए तो देश का वंचित शोषित समाज 90% के आसपास है। तो ये जो 90% लोग हैं, ये देश में अपना बड़ा आंदोलन क्यों नहीं खड़ा कर सकते, अपना बड़ा विकल्प क्यों नहीं खड़ा कर सकते? निश्चित रूप से ये हो सकता है। तो इस दिशा में समाज के लोगों को, बुद्धिजीवी वर्ग को कोशिश करने की ज़रूरत है। इस